बहुत ही ख़ास शख्सियत से आपकी हमने मुलाकात करवानी है। आईसीसी का जो एलीट पैनल है अंपायरिंग का, उसमें अंपायरिंग करने का एजाज़ हासिल करने वाले साबिक पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ़ साहब से मुलाकात करवाते हैं। और असद रऊफ़ साहब आजकल ख़बरों में बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं और उसकी वजह क्या है कि उनकी एक वीडियो चली जिसके अंदर बताया गया कि असद रऊफ़ साहब लाहौर में लंडा बाज़ार में जो है उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया है, कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर। 2006 से 2013 तक आईसीसी पैनल पर रहे थे असद रऊफ़ साहब। भारत में होने वाला जो पहला 5 इंडियन प्रीमियर लीग थी उसमें भी उन्हें अंपायरिंग का एजाज़ मिला। 2011 के वर्ल्ड कप में भी उनका नाम अंपायरिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। उसके अलावा उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में अंपायरिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। 2013 में उन पर फिर स्पॉट फिक्सिंग के कुछ इल्ज़ामात लगे थे, हमेशा उन्होंने तरदीद की और फिर इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से 2016 में उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब वो मैचों में फ़ैसलों के बजाय अपना बिज़नेस कर रहे हैं। हमने सोचा कि आज हम भी इनसे ज़रा गुफ्तगू करें, इनके हवाले से जानें, क्योंकि आईसीसी के एलीट जो पैनल है उसके अंदर अंपायरिंग करने का एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान से 2 अंपायर्स को हासिल हुआ है, एक असद रऊफ़ साहब और अलीम डार साहब। ये लेवल कैसे आ जाता है और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम बात करेंगे असद रऊफ़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी व्यूअर्स को और आपको भी बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो इसी से हम आगाज़ करें अगर कि आईसीसी के एलीट पैनल में आपको एजाज़ हासिल हुआ कि आप उसमें शामिल हुए। अच्छा, अब ये अंपायरिंग जो है बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है और आप उसके उरूज तक पहुँचे, वो जर्नी थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन के लिए शेयर करें। बिल्कुल, ये हमको और अलीम डार को अंपायरिंग में लाने का एजाज़ जो है ये माजिद खान साहब, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे, ये उनको हासिल है। उनकी ड्यूटी लगाई थी एक मीटिंग में आईसीसी ने, तो उसके बाद उन्होंने जो एफ़र्ट्स किए हैं उसके लिए उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा पर्सनली इनवाइट किया। तो मैंने तो पहले 2-3 दफ़ा इनकार कर दिया था, मगर उनके इंसिस्ट करने में और मेरे पास भी टाइम था, मैंने कहा चलो यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। तो ये माजिद खान साहब की एफ़र्ट थी और उसको बाद में फ़ॉलो किया जनरल तौकीर ज़िया साहब ने। उन्होंने बड़ा बैकअप किया, उन्होंने 5 बंदे सेलेक्ट किए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, उनको तैयारी कराई गई पूरी तरह। और फिर जब हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी मेहनत से इसको लेके आए उनकी मदद के साथ, ये एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, मगर इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अंपायरिंग में पाकिस्तान का नाम नहीं था और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कम्पीट करना आईसीसी एलीट लेवल पे, ये हम जानते हैं कि हमने उनको कैसे कम्पीट किया था। हाँ, तो अच्छा ये भी बताइए सर कि अब क्योंकि वहाँ पर नाम नहीं था पाकिस्तान का और आप लोगों ने ही ये बुनियाद एक तरह से रखी, तो कभी उस चीज़ का प्रेशर, कभी बोझ कोई महसूस हुआ, या कभी वो जो एंजाइटी होती है कि भाई मुझे मेरे ही कमज़ोर कंधों पे इस सारे मुल्क का जो है इस वक्त बोझ है इस मामले में? ये जो चैलेंजेस है ना, मेरी लाइफ वैसे ही मैं चैलेंजेस को बहुत पसंद करता हूँ और पाकिस्तान का नाम नहीं था। और जब हम इसमें आए और पर्सनली मैंने जब इस फील्ड में आया और जब मैं आईसीसी एलीट पैनल में सेलेक्ट हुआ, तो मैंने देखा कि ये गोरों की मोनोपोली है। ऑस्ट्रेलियन छाए हुए हैं इस फील्ड में, इंग्लिश अंपायर छाए हुए हैं, दुनिया क्रिकेट के और अंपायर छाए हुए हैं। तो मैंने कहा यार, इसको हमने कैसे कम्पीट करना है, इस ओशन में छलांग लगानी है तो हमने कैसे तैरना है। तो फिर हमने बड़ी हार्ड वर्क किया था और फिर हमने इनको कम्पीट भी किया, इनको बीट भी किया। और एक टाइम था कि आईसीसी बॉसेस ने कहा था कि हम क्रिकेट अंपायरिंग में हमारे जो पाकिस्तानी ट्विंस हैं, दे आर द बेस्ट और इनका कोई मुकाबला। इसकी वजह से मैंने अपने करियर में मुश्किल तरीन सीरीज़ भी की हैं। मुझे हमेशा मुश्किल सीरीज़ में भेजा जाता था और अलीम डार भी ऐसे हैं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मगर पाकिस्तान में बाद में इस फील्ड को फॉलो नहीं किया गया, माजिद खान के प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि इतने टॉप लेवल पे पाकिस्तान के 2 अंपायर उस फील्ड में, जिस फील्ड में पाकिस्तान का नाम ही नहीं था।
तो 1 2 3 वर्ल्ड नंबर 1 में मैं और अलीम डार काफ़ी लंबा रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये बताइए कि जब एक अंपायर के हवाले से हम बात करते हैं, आपने भी बताया कि मुश्किल तरीन सीरीज़ में हम जाते रहे हैं, तो वो मुश्किल तरीन सीरीज़ क्या चीज़ बनाती है अंपायर के लिए किसी सीरीज़ को मुश्किल? और कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो आप मेंशन करना चाहेंगे खास तौर पर? आप कोई भी बड़ी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, मैंने अपने कैरियर का सबसे बड़ा मैच किया था अपने कैरियर का, और वो कहाँ था? मेलबर्न में, इन फ्रंट ऑफ 100,000 पीपल। तो ये प्रेशर होता है अंपायर पे, क्राउड का प्रेशर, बड़ी टीमों का प्रेशर। मगर अगर आप अपना काम के आप में निखार है और आप अच्छे डिसीजन पे, तो यही टीमें आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हैं। और यही वो चीज़ थी जो हमने अपने करियर में अर्न की, कि हमारी जो रिस्पेक्ट थी प्लेयर्स की तरफ से, टीम ऑफिशियल की तरफ से और क्राउड में, उसकी वजह से ये प्रेशर हमने आया तो था, मगर मैंने कभी इसको महसूस नहीं किया, क्योंकि हम भी प्रोफेशनल होते हैं, हमें पता होता है कि किस टाइम पे प्रेशर होगा, मैच की क्या पोजीशन चल रही है और किस वक्त अपीलों का प्रेशर होगा, किस वक्त क्राउड का प्रेशर होगा। तो हमने ये सारा होमवर्क और स्टडी किया होता है सारा कुछ। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। अच्छा, एक ज़माना था कि जब हम देखते थे वो माइक गेटिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, अंपायर से उनकी एक तरीके से बड़ी तू मैं तकरार सी हुई थी, और अब आईसीसी ने अंपायर्स को बड़ा एम्पावर कर दिया है। तो उसके बाद आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया कोई हुआ जिसके अंदर कोई टसल हो गई हो? क्योंकि अंपायर की तरफ हॉस्टिलिटी तो कदरे होती है प्लेयर्स की जानिब से। अंपायर बिल्कुल। देखिए, ये वक्त के साथ आईसीसी ने अपने कवानीन को और अपने अंपायर को बहुत सिक्योर कर दिया था। कवानीन में अंपायर के साथ झगड़ा, अंपायर होली सोली इंचार्ज होता है, तो प्लेयर्स को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने अंपायर के डिसीजन के खिलाफ ग्राउंड में कोई हरकत नहीं करनी है। अगर करेंगे तो जो उन पे लेवल लगते हैं चार्जेस के, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। उसमें अंपायर से झगड़ा करने में आप अपना कैरियर को भी ख़त्म कर सकते हैं, आप पे पाबंदी लग सकती है। तो प्लेयर्स को भी पता होता है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो बड़ा एहतियात करते हैं। हम जब कर रहे थे अंपायरिंग, तो अंपायर बड़ा सिक्योर था। मगर आप इस टॉप लेवल पे आपको भी अपना काम ऐसे तरीके से करना चाहिए। बेस्ट अंपायर वो होता है जिसके मैच में कोई कंट्रोवर्सी ना हो और वो मैच को स्मूथली रन करे। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको टेक्निकली और अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको हैंडल करे। दैट इज व्हाट अंपायरिंग इज ऑल अबाउट। सही। अच्छा, ये भी बताएं, आजकल एक टर्मिनोलॉजी निकली हुई है, बड़ी ज्यादा चल रही है, न्यूट्रल अंपायर। ये न्यूट्रल अंपायर की डेफिनेशन जरा आपके मुंह से अगर हमारे नाजरीन को सुनने को मिलेगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप सियासी डेफिनेशन सुनना चाह रही हैं या गैर सियासी? जैसी जोन सी वो बता दें, हमारे लिए गनीमत है। वो असल में सियासत में भी एक अंपायर बड़ा मशहूर हो गया था ना, उसका पता नहीं चला वो कौन सा अंपायर था, कौन सी उंगली थी। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि न्यूट्रल अंपायरिंग उस वक्त शुरू बिल्कुल सही कहा आपने। ये अंपायरिंग में जो न्यूट्रल पन आया था, ये इमरान खान साहब की। बिल्कुल, जी जी बताइए। ये न्यूट्रल अंपायर वो होता है कि जिसकी हमदर्दी किसी के साथ ना हो, चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का मैच कर रहा हूँ, तो इसमें अंपायर्स की हमदर्दी, अंपायर एब्सोल्युटली एक न्यूट्रल पर्सन होता है, उसको इससे लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान खेल रहा है या मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानी। तो ये फेवरेटिज्म, और मैच के दौरान अंपायर की तरफ से जब टीमें शिकायत करती थी कि जी फलाने मैच के अंपायर अपने मुल्क की फेवर करते हैं, तो ये आईसीसी की जो क्रिकेट कमेटी है उसको शिकायत जाती हैं, वो उस पर बैठ के फैसला करती हैं। और क्रिकेट और गेम की बेहतरी के लिए जो बेस्ट फैसले होते हैं, और उसमें ये न्यूट्रल अंपायरिंग एक बहुत अच्छा फैसला था, जिसके बाद ये अंपायर आने से कंट्रोवर्सी जो क्रिकेट में जो अंपायरिंग की वजह से पैदा होती थी, जिसमें क्रिकेट का मज़ा भी ख़त्म हो जाता था। अंपायरिंग एक बहुत बड़ा अपना प्रोफेशन है जो और इसका मैच पे बहुत असरअंदाज हो सकता है। अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, सारा प्रेशर ट्रांसफ़र हो गया टेक्नोलॉजी की तरफ। जब हम अंपायरिंग करते थे, उस वक्त
एक फ्रैक्शन होता था जिसमें हमें यस और नो करनी है, वो चाहे गलत है या ठीक है, हमें करना है, हमें फैसला करना है। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी हमारे पे इस चीज़ का बड़ा प्रेशर भी होता था कि आपने फ़ौरन फैसला करना, आपने नीचे नो बॉल देखना है। और कई दफ़ा यकीन करें टाइम ही नहीं होता था, हम नीचे नो बॉल पे फ्रैक्शन लेट हुए हैं तो पता चला कि बॉल तो विकेट कीपर ने पकड़ लिया और इन बिटवीन जो हुआ वो हमें नज़र ही नहीं आया। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कंसंट्रेशन और इसमें बड़ी चीज़ों का हिस्सा। आपका करियर जो है वो उसके अंदर कंट्रोवर्सीज भी रही, लेकिन आपने चूंकि ग्राउंड में आप मौजूद होते थे, आपने देखा कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग और कैसे वाकयात थे, क्या चीज़ आपने देखी, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कितनी होती थी? देखिए ये चीज़ें मैं सबसे पहले बता दूं, ये तो हमारा काम ही नहीं था। मैं मैच के बाद कई दफ़ा आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट या जो उस कंट्री का एंटी करप्शन, वो हमसे सवाल करते थे कि मैच में कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा ये मेरा काम तो नहीं है, क्योंकि हम अपना काम पंगेबाजी हम करते नहीं, हर किसी के काम में मुदाखलत करना। देखिए हम उस नज़र से मैच को देखते ही नहीं थे। ये हर डिपार्टमेंट होता है, ये उनका काम होता है। अगर उनको नज़र आ रहा है तो वही इंक्वायरी करते हैं। हम बीच में पंगा लेके तो आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब है। तो हम अपना काम किया, बाहर आए, प्रोफेशनली टेक्निकली तरीके से काम किया। ये एंटी करप्शन यूनिट्स का काम होता है, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं बड़े क्लोजली। तो मुझसे कई दफ़ा क्वेश्चन होता था, मगर हम पंगेबाजी, मैं उनको यही कहता ये आपका काम है, आप इसको देखें, मैं इसमें कोई आंसर नहीं करूंगा। फाइनली कोई ऐसा फैसला आपने कभी दिया है जिसके बारे में बाद में आपको ये शक हो कि शायद मैंने ये गलत फैसला दे दिया, ये आउट कर दिया मैंने, वो आउट था नहीं? देखिए ये ह्यूमन आई के लिए बड़ा मुश्किल है कि क्रिकेट के डिसीजंस को आप 100%, वैसे तो आईसीसी का एलीट जो अपना डिसीजंस का फैसला है वो 96% से ज़्यादा हो जाना चाहिए एलीट अंपायर्स के लिए। तो हम उसको मेंटेन रखने की बड़ी कोशिश करते हैं और बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो फैसला होता है जो आपने क्वेश्चन किया है, ये हमें फ़ौरन ही पता चल जाता है, बैट्समैन के रिएक्शन से ही पता चल जाता है कि यार फैसला गलत हो गया। तो हम उसको भी और उसके रिएक्शन से पता चल जाता है और हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम उसको बड़े प्रोफेशनली हैंडल करते हैं कि क्योंकि अगर आप उसको सोचना शुरू कर देंगे तो दैट मीन्स कि एक और डिसीजन गलत होने के लिए तैयार है, तो हम उसको सोचते ही नहीं है। और आगे वाला आपने 5 दिन अंपायरिंग करनी है तो फिर जो प्रेशर, हाँ 5 दिन का तो प्रेशर तो है, लेकिन बैट्समैन पे नहीं रिलाई कर सकते। बैट्समैन तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आउट होने के बावजूद नहीं मानते और फिर बैट लेके भाग जाते हैं। फाइनली आपका जो है वो आजकल जो कारोबार चल रहा है उसके हवाले से बड़े क्लैरिफिकेशन दे दें कि जी जो आपका कारोबार चल रहा है वो आप अपने शौक से कर रहे हैं और ऐसा मामला नहीं है कि आप जो है वो किसी हालात से मजबूर होकर जो है वो उस कारोबार की तरफ आ गए। ये भी हमने सोचा लोगों को फाइनली क्लियर कर बताएं। नहीं, ये मैं अपने नेशनल न्यूज़ चैनल्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप जैसे जो प्रोफेशनल लोग जब बैठे होते हैं तो ये असल में काम ख़राब किया यूट्यूबर्स ने। मेरा जब वीलॉग वायरल हुआ तो कुछ यूट्यूबर्स ने शुरू में मेरे साथ प्रोग्राम किया तो उन्होंने टाइटल बड़े गलत लगा दिए आगे के जी वो पता नहीं क्या गुर्बत आ गई असद रऊफ पे, तो उन्होंने लंडे में शायद रेडी लगा लिए। जैसे एक तो मैं पहले इस लंडे का कॉन्सेप्ट ख़त्म करूं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, ना सिर्फ पाकिस्तान, ये दुनिया में इस वक्त सेकेंड हैंड, इसको लंडे का काम कह लें तो डिफरेंट लगता है, इसको सेकेंड हैंड यूज क्लोथिंग एंड एसेसरीज और अप्लायंसेस का कह दें, ये बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान में 90% गरीब अवाम के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है कि उनको ये कपड़ा मुहैया है। तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट की इजाज़त दी है, इसमें हर प्राइस का हर लेवल का कपड़ा चलता है और गर्म कपड़े खासकर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। यकीन करें अगर और देखेंगे कि क्या क्या है और क्या क्या वैरायटी है और क्या क्या। मैं कहता हूँ आप सर मैं कहता हूँ आप पूरे सामान के साथ आए, एक डॉक्यूमेंट्री मेरे साथ बनवाएं और आपको पता चलेगा कि और आपको और लोगों को पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में गरीब आवाम को कितना कवर किया हुआ है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद रऊफ साहब, आपका वक्त दिया आपने।